बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शबाना, फिज़ियोथेरेपिस्ट फ्रॉम DHA कराची, पाकिस्तान। और वैसे आप लोगों से इंट्रोडक्शन तो है मेरा अपनी फ़िज़ियोथेरेपी कम्युनिटी से, काफ़ी अरसे से आप लोगों के साथ मैं सेशंस कर रही हूँ, लेकिन नोवाइस वालों के साथ मेरा ये फ़र्स्ट सेशन है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब लोगों के साथ मैं आज मौजूद हूँ। और सबसे पहले रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ द पार्टिसिपेंट जो यहाँ मौजूद हैं मेरे सेशन अटेंड करने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो है हम नोवाइस जो हमारी सोसाइटी है, हेल्थ केयर सोसाइटी, जिन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिस पे हम सारे लोग यहाँ जमा हैं और अपने जो है नॉलेज को और अपने जितनी भी हमारे एक्सपीरियंस है उसको हम शेयर करने के लिए। बात वही है कि आप सब लोग यंगस्टर्स हैं और आप खुद एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उसके बावजूद आपने एजुकेशन से रिलेटेड होने के बावजूद आपने एक और नया दिया जलाया है और लोगों के लिए, ताकि और लोग भी आपके जलाए हुए दिए की रोशनी में जो है वो अपना रास्ता तलाश कर सकें। तो अपने लिए तो सभी करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप खुद भी अभी स्टडी कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने आने वालों को, अपने कुलीग्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए आपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिले, उनको एजुकेशन में, उनके आगे एक्सपीरियंस गेन करने में। तो बहुत बहुत सल्यूट है ऐसे नौजवान नस्ल पे, ऐसे यंगस्टर्स पे जो अपने अलावा दूसरों के लिए काम करते हैं और सदका जारिया का काम है और अल्लाह ताला भी उनका साथ देता है जो दूसरों के लिए काम करते हैं। देन हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, मेरा जो टॉपिक है आज का, जैसे आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा आजकल हमारे यहाँ है कि हम नए नए इनोवेशन लाएँ, नई नई चीज़ें लाएँ और नए नए जो है एक्सपेरिमेंट करें। तो आज का टॉपिक हमारा टेपिंग पर है, टेपिंग के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पे है। बात आती है यहाँ पे, देखें, मेनली जो है हम हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम नई नई चीज़ें सीखें, नई नई चीज़ें हम जो है हमने देखी, कहीं से हमने देखा कि आज क्या चीज़ इन है। हम लोग मेनली देखें, हमारे यहाँ जो इनोवेशन लाने का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज़ इन है, कौन सी चीज़ गोरे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी चीज़ जो है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों में पॉपुलर हो रही है, तो हम उस चीज़ को अप्लाई करें। देखें, इनोवेशन लाना, नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ों को देख के अप्लाई करना, ठीक है, वेल एंड गुड, आप सीखें, आप इसको अप्लाई करें, लेकिन एक बात अपने जहन में रखें, पहले आप कोई भी चीज़, कोई भी न्यू इनोवेशन या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप अप्लाई करने वाले हैं, या आपने गोरों से देखी, या आपने अपने सीनियर से देखी, या आपने टीवी पे देखी, या मीडिया पे देखी, और आपने सोचा कि ये नई इनोवेशन है, ये नई चीज़ है, हम अपने क्लिनिक में अप्लाई करते हैं, हम अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं, तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स तो आप बाद में सोचते हैं, आप लोग ये सोचते हैं बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि एक नई चीज़ हम कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा, ऐसा ही होता है ना। तो देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हम कोई नई चीज़ ऐसी लाएं, जिस ऐसा जो आइडिया लेकर आए जो कोई भी नहीं करता, होता है ऐसा। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम वो करें जो कोई नहीं कर रहा, ऐसा आजकल के ज़माने में ऐसा इसलिए हमारी मेडिकल साइंस में मुमकिन नहीं है कि हमारा जितना भी जो हमारा फील्ड है वो सब क्या है, रिसर्च बेस्ड है। हमारे यहाँ जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है वो रिसर्च के बेसिस पे होती है, एविडेंस बेस्ड होती है। तो हमने कोई भी चीज़, अगर हमने कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं तो रिसर्च बेस्ड होती है, उसमें हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो ऑलरेडी मतलब जो किसी ने नहीं किया हम वो फ़ौरन अप्लाई कर दें, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप बगैर रिसर्च के, बगैर प्रूफ किए और आप उसको अप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो क्या है कि एक ये लोग होते हैं जो इस तरह सोच रहे होते हैं, जो सोच जो है ये एक हद तक ठीक है, लेकिन 70% ये सोच गलत है। अच्छा, एक लोग वो होते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो हमसे पहले लोग कर रहे हैं, या वो लोग जो अभी जो है कामयाब हैं, जो बहुत आगे जो है वो जा रहे हैं, तो हम क्या करें, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आजकल हो रहा है, हम उसको और बेहतर करके करें, यही है ना। मेनली जो लोग हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करें, हम इनको और बेहतर करके इसको अप्लाई करें। और बेहतर करके अप्लाई करने का क्या मकसद है, आप उसके ऊपर रिसर्च करें। रिसर्च का क्या मतलब है, एक चीज़ आई हुई है, आप रिसर्च करें, मतलब दोबारा से आप उसके लिए सोचें, आप देखें कि उसकी एप्लीकेशन से
सेल्फ असेसमेंट करें, सेल्फ रिसर्च करें। आप ये देखें, ज़रूरी नहीं है, मैं आप लोगों को, ये मेरी अपनी राय है, आई डोंट नो कि दूसरे लोग क्या समझते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग न्यू जनरेशन हैं, आपको सही चीज़ बताना हमारा फ़र्ज़ है। देखिए, कोई भी नई टेक्निक अगर आती है, मार्केट में आ रही है, स्पोर्ट्स इंजरीज़ में यूज़ हो रही है, बहुत से गोरों के यहाँ यूज़ हो रही है और कालों के यहाँ हो रही है, हम लोग उनको इम्प्रेस होके अपनी यहाँ पे अप्लाई करें और हम आंखें बंद करके उसको अप्लाई करें। हम ये नहीं देख रहे कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, या ज़रूरी नहीं होता वो चीज़ हमारे यहाँ भी एप्लीकेबल है, या वो कुछ ऐसी डिज़ीज़ है जो वहाँ पे वो एप्लीकेबल है, हमारे यहाँ नहीं एप्लीकेबल। उसकी कई रीज़न है, वेदर है सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे यहाँ का कल्चर है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी भी चीज़ की कोई भी नई चीज़ जब आती है तो डिफरेंट कंट्रीज़ में उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, डिफरेंट उसके फ़ायदे होते हैं और उसके नुकसानात भी होते हैं। तो बाकी बात ये है कि हम लोगों को उन लोगों की तरह काम करना है, वो लोग जो ये सोचते हैं कि जो कुछ भी है, जो इनोवेशन आई है, हमने उसको और बेहतर करना है, या फिर हमने उसको पूरा पहले अच्छे से, हम किसी को बेहतर करने के लिए क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ अगर आप बेहतर करना चाह रहे हैं तो बेहतर करने के लिए क्या करेंगे, आप पहले उसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। जब आप किसी चीज़ को अच्छे से जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, तो आप उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे, आप कैसे उसको बेहतर तरीके से करेंगे, नहीं कर सकते ना, जब तक कि आप उसको एक्यूरेसी से, सेल्फ असेसमेंट से, सेल्फ रिसर्च से आपने उसको अप्लाई करना है पेशेंट पे, आपने उसकी एप्लीकेशन देखनी है और आपने खुद से जज करना है। आपने ये नहीं करना कि टेपिंग टेक्निक जो है वो हर जगह अप्लाई हो रही है तो हम क्यों नहीं अप्लाई करें, हम भी अप्लाई करेंगे, हमारे क्लिनिक में होगी और हम लोग जो है सबसे डिफरेंट है। ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा जो नई इनोवेशंस या जो नई चीज़ें जिनकी हमें कम एक्सपीरियंस है और हम कम उसके मतलब एप्लीकेशन में हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, जब हम उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके फ़ायदे के बजाय बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कम जाने हम उसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके नुकसानात भी बहुत होते हैं। तो हर चीज़ टेक्निकली आप पहले समझें उसके बारे में, फिर उसकी एप्लीकेशन करें हमेशा से। और जहाँ तक आज हम जो लेक्चर्स देखते हैं या हम जो है फिजियोथेरेपी में बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं इनोवेशन आ गई फिजियोथेरेपी में। क्या इनोवेशन आ गई जी? टेपिंग टेक्निक आ गई। टेपिंग टेक्निक जो है वो कोई इनोवेशन नहीं है, ये आज से 1970 में डॉक्टर केंजो ने जो है 70s की बात, अब आप देखें आज से कितने साल पहले, उस ज़माने से उसने इसको जो है इसकी एप्लीकेशन की, इसको डिस्क्राइब किया। लेकिन अब ये है कि हमारे पाकिस्तान में आते आते उसको इतना टाइम लगा है, और अभी तो ये टाइम लगा है, फिर उसके बाद इसको समझने में कितना टाइम लगेगा। और ये कोई इतनी बड़ी इनोवेशन नहीं है जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं कि हमने ये सीखना है, हमें नहीं आती तो हम डफर हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक टेक्निक को सीखें, समझें और उसके बाद फिर उसकी एप्लीकेशन करें। और ये ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपके लिए भी फेवरेबल है, आपने इस चीज़ को प्रूव करना है, क्योंकि आप भी वही पढ़ते हैं जो गोरे पढ़ते हैं, आप भी वही रिसर्च कर सकते हैं जो वो गोरे करते हैं। आप लोग ये क्यों सोचते हैं कि उन्होंने जो कर लिया वही अथेंटिक है और वही चीज़ जो है हमारे यहाँ भी एप्लीकेबल है? आपने हर चीज़ को खुद से जज करना है, खुद से असेस करना है, खुद से आपने उसकी रिसर्च करनी है। और रिसर्च करने में कोई शर्म की बात नहीं है, और हम भी काबिल लोग हैं, आप सब काबिल लोग हैं, हमारे पास भी उतनी ही नॉलेज है जितनी उनके पास नॉलेज है। हमारे पास कोई कमी नहीं है नॉलेज की, एक बुक्स की कमी नहीं है, सोशल मीडिया की कमी नहीं है, हमारे पास जो है मल्टी मीडिया भी हर चीज़ है, तो हम किसी से कम नहीं है। इसलिए बेहतरीन ये है कि आप उसको समझें। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है तो आप उन पॉइंट्स को लिखें, आप उसको डिस्क्राइब करें। ये नहीं कि आपने जो है वो कहते हैं ना भेड़ की एक चाल, एक ने किया तो उसके पीछे हम भी चले जा रहे हैं। अपनी एक पहचान बनाएं, अपनी क्रेडिबिलिटी को मनवाएं। अंडरस्टैंड? तो बात लंबी हो गई, तो खैर ये जो सेशन मैं दे रही हूँ उस सेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात थी जो मैंने आपसे करनी थी। ये बात अगर आप ये बात समझ लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी को पहचान लेंगे और अपनी पहचान कराएंगे, तो ये बात इस बात से ज़्यादा अहम है। तो आपने जब ये समझ लिया, अब हम इस टॉपिक को समझेंगे और हम देखेंगे कि इसमें
ایکچولی ٹیپنگ ہے کیا، اور اس کی ٹیپنگ جو ہم اپلائی کرتے ہیں اس کے کیا فزیولوجیکل ایفیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح سے ہماری باڈی پہ ایکٹ کرتی ہے، کس طرح سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کس طرح سے اس کے میتھڈ آف اپلیکیشنز ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہم اس میں آج ڈسکس کریں گے۔ اچھا، مینلی تو آپ سب کو ٹیپنگ کا پتہ ہوگا، ٹیپنگ، ٹیپ ایک سمپل سی ٹیپنگ اور اسٹریپنگ کیا ہے، یہ آپ کے ذہن میں اس کا کیا آتا ہے ٹیپنگ؟ اچھا، ٹیپنگ ایکچولی ٹیپنگ کیا ہے؟ ٹیپنگ اٹس اے ٹیپنگ اور اسٹریپنگ اٹ از اے ٹیکنیک، اٹ از اونلی اے ٹیکنیک فار دا پروٹیکشن آف انجری سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اینڈ فار دا ریہیبلیٹیشن۔ آپ نے کیا کرا، انجری کو یہ وہ ٹیکنیک ہے جو فار دا پروٹیکشن آف انجری اینڈ ٹو پریونٹ فردر انجری اینڈ فار دا ریہیبلیٹیشن بھی کرتا ہے اور فردر انجری سے بھی ہمیں بچاتا ہے۔ اٹس اے ٹیمپرری جو ہے وہ ٹیکنیک ہے، ناٹ دا پرماننٹ، اینڈ اٹ انہینس our نارمل ہیلنگ پروسیس آف دا باڈی۔ ہمارا جو ہیلنگ کا پروسیس ہوتا ہے، کوئی بھی چوٹ لگتی ہے، کوئی بھی ڈیمیج ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، اس نارمل ہیلنگ پروسیس کو انہانس کرتا ہے، یعنی تیز کرتا ہے۔ اور ایک چیز جو ہے وہ آپ سب کو میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ دماغ میں بٹھا لیں، جو ٹیپنگ ہے، ٹیپنگ اٹ از ناٹ دا سبسٹیٹیوٹ آف ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن۔ یہ ٹریٹمنٹ یا ریہیبلیٹیشن کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ آپ کے اگر آپ نے اٹس اے ٹیمپرری، وقتی طور پہ آپ نے اس کو سپورٹ دے دی، لیکن اس کے علاوہ دیر شوڈ بی اے سیپریٹ پلان آف ٹریٹمنٹ فار دا پین مینجمنٹ ایز ویل ایز فار دا ڈیمیج ٹیشوز۔ آپ کو دونوں کے لیے جو ہے ایک الگ فردر ٹریٹمنٹ پلان ہوگا، جو کہ آپ کے پین مینجمنٹ بھی کرے گا اور آپ کی وونڈ انجری بھی کرے گا، آپ کی ڈیمیج ٹیشوز کو ٹریٹ کرے گا۔ اینڈ اٹ از ناٹ دا سبسٹیٹیوٹ آف دیٹ ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن۔ There should be another complete plan of treatment for maintaining the muscles, for maintaining the structure, strength of the muscles, and also for resolving the inflammation problem۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے وقتی طور پہ ایک ٹیکنیک ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں، ہماری جو ہیلنگ ہوتی ہے نارمل پروسیجر آف دا باڈی، یہ اس کو انہانس کر دیتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ دوسرا بات یہ ہے کہ اب ہم کن کن چیزوں میں جو ہے اس کا ایم کیا ہے، مینلی وٹ از دا ایم آف ٹیپنگ۔ ٹیپنگ کا کیا ایم ہوتا ہے؟ ٹیپنگ کا مینلی کیا ایم ہوتا ہے کہ پروٹیکشن آف دا انجری، اور مینلی آپ نے سنا ہوگا یہ ہمیشہ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اسپورٹس انجریز میں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف اسپورٹس انجریز میں نہیں یوز ہوتی، یہ بہت سارے اور چیزوں میں، جیسے آرتھرائٹس ہے، دوسرے اور بھی جتنے بھی مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈرز ہیں، ان میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں، ہم ڈی لوڈنگ کر دیتے ہیں اس اسٹرکچر کی، جس اسٹرکچر جو انجرڈ ہے یا جو انفلیمڈ اسٹرکچر ہے، اس کو ڈی لوڈ کر دیتے ہیں، اس کا والیوم، اس کے اوپر سے فلوئڈ کا جو پریشر ہے وہ کم کر دیتے ہیں، تاکہ اس کے اوپر اب ایک آدمی ہے جو بیمار ہے، کیا ہے، ہم اس کے اوپر زیادہ وزن ہے تو ہم اس کا وزن کم کر دیں گے، ڈی لوڈ کر دیں گے، تو کیا ہوگا، وہ کمزور آدمی یا بیمار آدمی آرام سے چل سکے گا۔ اسی طرح سے ٹیپنگ کیا کرتی ہے، یہ اسسٹ کر دیتی ہے، ڈی لوڈ کر دیتی ہے ان اسٹرکچرز کو جن اسٹرکچر میں انجری ہو گئی ہے یا جن اسٹرکچر پہ پریشر آ گیا ہے۔ یہ ڈفرینٹ کنڈیشن ہے، جیسے آرتھرائٹس وغیرہ ہے، شیٹک پین ہے، سروائکل اسپونڈیلائٹس ہے، ان سب بہت ساری اور بھی کنڈیشنز ہیں، ٹینس ایلبو وغیرہ، جتنی بھی مسکولوسکیلیٹل کنڈیشنز ہیں، یہ ان میں بھی یوز ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کے ذہن میں صرف یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسپورٹس انجری میں ہی یوز ہوتی ہے۔ تو اس کے ایم کیا کیا ہے، اس میں اگر کیا ہے، پروٹیکشن آف انجری اور ٹو پریونٹ فردر انجری، مطلب اگر ایک دفعہ انجری ہو گئی تو ٹو پریونٹ فردر انجری، تو اس کی فردر انجری کو بھی اس کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور فار دا پرپز آف ریہیبلیٹیشن۔ اور تھرڈ یہ ہو گیا، فورتھ جو ہے ٹو ڈیکریز دا پین کو کم کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ٹو ریڈیوس دا انفلیمیشن، ٹو ڈیکریز دا سویلنگ کو بھی کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرتا ہے، کریکشن اور الائنمنٹ آف دا ٹیشوز، الائنمنٹ آف دا مسلز، الائنمنٹ آف دا جوائنٹ، ٹو فیسیلیٹیٹ۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے، اٹ فیسیلیٹیٹس دا
लिम्फेटिक ड्रेनेज को भी फैसिलिटेट करता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज का आप सब थोड़ा सा रिव्यू करें, आगे मैं भी बताती हूँ। टू फैसिलिटेट द लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड टू फैसिलिटेट द प्रोप्रियोसेप्शन को भी फैसिलिटेट करता है। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है हर लेक्चर में मैं बताती हूँ सबको, लेकिन अब आप लोगों को रट जाना चाहिए प्रोप्रियोसेप्शन। खैर, ये तो इसके एम होते हैं। अब आप इसके एम समझ गए। अब एम क्या क्या आपको जाहिर सी बात है, आपको खुद भी पता है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी क्या होता है। आपकी इंजरी होती है, इंजरी को रोकने के लिए होता है इन्फ्लेमेशन, उसके बाद जो है स्वेलिंग कम करने के लिए, पेन को रिलीज करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, और जो है वो प्रोप्रियोसेप्शन और जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज को फैसिलिटेट करने के लिए जो है हम इसको टेपिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ टेपिंग। अच्छा, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स से आप क्या समझते हैं? फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स का मतलब ये होता है, देखें, पैथोलॉजी कहते हैं एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, है ना। एबनॉर्मल कोई फंक्शन हो गया बॉडी का, वो क्या कहलाती है? पैथोलॉजी कहलाती है। और फिजियोलॉजी कहते हैं नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। अब हम इसमें बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, यानी जो इफ़ेक्ट्स हमारे सिस्टम पे पड़ते हैं, हमारी बॉडी में अंदर जब हम टेपिंग को अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, तो जो जो इफ़ेक्ट्स आते हैं उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट, यानी वो इफ़ेक्ट्स जो हमारी बॉडी के सिस्टम पे आते हैं, हमारी सर्कुलेट बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं आपको पता है उन सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम टेपिंग इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। अंडरस्टैंड? तो मतलब जब भी कोई भी टर्मिनोलॉजी देखें, हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ अक्सर यही होता है कि जब हम कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं तो हम बड़े शर्मिंदा होते हैं। अगर सपोज़ मैंने यूज़ किया फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट, अब क्या है, कुछ ऐसे होते हैं, अब मैं अपने हिसाब से तो यही कहूँ कि जब हम पढ़ते थे ऐसा होता था, बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड यूज़ हो रहे होते थे और हमारे टीचर ने लिया, हमने हंस के जी 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 जी। अब हमें ये नहीं पता होता था अगर फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट वो कह रहा है तो हम उसको डिटेल में समझें कि है क्या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे लफ्ज़ों को मिस कर देते हैं और हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं इन वर्ड्स को समझ, और यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है जब हम इन चीज़ों को मिस कर देते हैं। ये कहने को ये छोटे से वर्ड्स होते हैं, लेकिन आपको पता है इसी में पूरा टॉपिक, इसी में पूरी नॉलेज छुपी हुई होती है। अगर हमें अपने बेसिक्स हमें अगर फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स का मतलब ही नहीं पता होगा तो हमें कैसे, हम खाली ये कर लेंगे ये करता है, ये करता है, तो ये तो बेवकूफ़ों की तरह होता है। फिर क्या होता है, जब टॉपिक ख़त्म हो जाता है ये जा वो जा, भूल भाल जाते। लेकिन अगर हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अगर हम एक एक लफ्ज़ का मतलब आपको पता होना चाहिए, बेशक वो आपको ऑलरेडी आता है, मुझे पता है आप सबको पता होगा फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट, लेकिन हो सकता है कुछ मेरे जैसे नालायक भी हों, जैसे मैं थी जब अपने ज़माने में, मैं हर वर्ड को समझती थी। मेरे लिए एक पैराग्राफ पढ़ना एक अजाब होता था। मैं पूरी एक पेज को पढ़ने के लिए मुझे घंटा चाहिए होता था, पूरी पूरी रात पढ़ती थी, वो एक एक लाइन को समझ समझ के पढ़ती थी। तो अब मेरे जैसे भी डफर्स होते होंगे, लेकिन मेरा हमेशा से यही था कि मैं हर वर्ड को समझूं, हर वर्ड को सीखूं। ये नहीं होता था कि मैं लाइन को ऐसे स्क्रॉल करके चल जाऊं। तो अब मैं आपको, हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में। अब फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हम बात करते हैं कि वो इफ़ेक्ट्स जो कि हमारी बॉडी पे, हमारे सिस्टम पे पड़ते हैं, हमारे सिस्टम में क्या चेंजेस होती हैं जब हम टेपिंग करते हैं। ठीक है, टेपिंग क्या होती है? सिंपली सी एक टेप का टुकड़ा ही है ना। अब देखें वो हमारी बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स करता है, ये आपने देखना है। सबसे पहले ये इसका हम बताएंगे कि क्या करता है, इट फैसिलिटेट, इट प्रमोट द प्रोप्रियोसेप्शन। अब प्रोप्रियोसेप्शन इतनी दफ़ा बताया, फिर बता दूँ, प्रोप्रियोसेप्शन एक्चुअली होता क्या है? इट इज़ द सेंस ऑफ बॉडी मूवमेंट एंड पोजीशन। बॉडी की मूवमेंट और पोजीशन का जो सेंस है, यानी वो मैसेजेस जो ब्रेन को जाते हैं कि बॉडी किस पोजीशन में है, तो ब्रेन रिएक्ट करता है और हमारी बॉडी अपनी पोजीशन को मेंटेन करती है। और ये पोजीशन कौन मेंटेन करता है? प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या है? ये मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे जॉइंट्स में, हमारे स्केलेटल मसल्स में और हमारे लिगामेंट्स में होते हैं, फेशिया में होते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होते हैं? ये वो
وہ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बॉडी की पोजीशन और उसकी मूवमेंट का मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं कि बॉडी किस पोजीशन में है, वो मतलब मैसेज लेके जाते हैं। और अगर कोई चीज़ डैमेज हो जाती है या कोई चीज़ अगर देखें आपकी, तो क्या उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई इंजरी होती है या कोई इन्फ्लेमेशन होती है या कोई डिजीज़ होती है, तो हमारे वो मतलब प्रोप्रियोसेप्टर्स अगर सही से स्टिमुलेट नहीं होंगे तो वो सही मैसेज जो है वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचाएंगे। इसी तरह से जब सही मैसेज नहीं जाएगा तो आगे से प्लानिंग भी सही नहीं होगी। अगला आप अगले को जो मैसेज देंगे अगला उसी तरह से रिएक्ट करेगा ना। तो क्या होता है, हमारे रिसेप्टर्स, अगर कोई हमें इंजरी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं प्रोप्रियोसेप्टर, ये प्रॉपर, और क्यों हमारी इंजरी होती है तो क्या होता है, हमारे जॉइंट की अलाइनमेंट जो है वो, अब जॉइंट जो है टेढ़ा हो जाता है, हम फॉरवर्ड होके चलने लगते हैं, या फिर क्या होता है हमारे मसल जो है वो मूव कर जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब आपकी नॉर्मल पॉस्चर नहीं रहता, नॉर्मल अलाइनमेंट नहीं रहती आपके जॉइंट्स की, आपके मसल्स की। और इन जॉइंट्स में और इन मसल्स में ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन पे कि बॉडी किस पोजीशन में है। अब अगर हमारी बॉडी गलत पोजीशन में है इंजरी की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो क्या होगा, हमारी बॉडी का प्रॉपर जो है मैसेजिंग नहीं जाएगी और हम अपनी बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, ये वजह होती है। तो क्या है, जब भी कोई इंजरी होती है तो हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स, हमारे रिसेप्टर्स जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं बॉडी की पोजीशन और उसके मूवमेंट, यानी कि आपने अगर फ़र्ज़ करें कोई चीज़ उठानी है तो आपने किस तरह करेक्टली उठानी है, तो ये ब्रेन हमें मैसेज देता है तो हम उठाते हैं ना। अब अगर ब्रेन को प्रॉपर मैसेज नहीं जाएगा तो क्या होगा, हम जो है वो चीज़ प्रॉपर हैंडल नहीं कर सकते। इसी तरह से ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, कभी वक्त मिला तो मैं आपको जो है ये पूरा एक जो है न्यूरो का ये पूरा सेशन मैं लूँगी, ताकि आपको सही से पता चले किस तरह मैकेनो रिसेप्टर्स काम करते हैं और किस तरह से ये नोसियोसेप्टर्स को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, फिर नोसियोसेप्टर्स किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगले कभी सेशन में अगर हम इस तरफ चले गए ना तो टेपिंग का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा वो रह जाए। तो बहरहाल अब आप ये समझिए कि ये नोसियोसेप्टर ये जो अपना हम प्रोप्रियोसेप्टर्स की बात कर रहे हैं कि प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है कि सेंस ऑफ बॉडी। अब अगर डैमेज हो गया, अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई, तो ये रिसेप्टर प्रॉपर तो नहीं स्टिमुलेट हो रहा है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं जा रही। तो अब क्या होता है इसका होता ये है कि जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जब हम टेप अप्लाई कर देते हैं उस एरिया पे, हम उसकी अलाइनमेंट कर देते हैं, जॉइंट की अलाइनमेंट कर देते हैं, टेंडन की अलाइनमेंट कर देते हैं, टेप लगा देते हैं ना तो सीधा कर देते हैं, जॉइंट को टेढ़ा हो रहा है तो उसकी एबनॉर्मल सिग्नल जा रहे होते हैं ब्रेन को, तो टेपिंग से जब हम उसको सही से लगा देते हैं, उसको अलाइनमेंट कर देते हैं, तो क्या होता है, जॉइंट सीधा हो जाता है, मसल की अलाइनमेंट हो जाती है। तो क्या होता है, हम फैसिलिटेट कर देते हैं प्रोप्रियोसेप्शंस को, यानी जो प्रोप्रियोसेप्टर जो रिसेप्टर्स हैं ना जो स्टिमुलेट होते हैं, तो वो पोजीशन, सेंस ऑफ पोजीशन बॉडी को देते हैं। तो क्या होता है उसमें हमारी बॉडी बैलेंस में आती है ना अपने आप को, इसी को तो कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। तो क्या होता है, ब्रेन प्लान करके हमारी बॉडी को सही पोजीशन में रखता है, बैलेंस में रखता है। तो क्या होता है, जब इंजरी हो जाती है तो ये इसके मैसेज करेक्ट नहीं होते प्रोप्रियोसेप्टर्स के, तो हम जब टेप लगाते हैं उसको अलाइनमेंट में ले आते हैं, उस जॉइंट को, उन मसल्स को जो इंजर्ड हैं या डैमेज होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फैसिलिटेट, मतलब इसमें आप ये देखें, हम ये नहीं कह रहे कि हम करेक्ट करते हैं, आप वर्ड्स को समझना सीखें। हम फैसिलिटेट का मतलब ये कि हम हेल्प करते हैं, इन मतलब उसके फंक्शन के लिए हम उसको हेल्प कर रहे हैं, हम उसके करेक्ट नहीं कर रहे। करेक्ट का मतलब ये होगा हमने ट्रीटमेंट दे दिया, हमने ऑपरेट करके सीधा कर दिया, ये होता है ट्रीटमेंट। अब हमेशा वर्ड्स का इस्तेमाल सही करें। फैसिलिटेट का मतलब ये है कि आप हेल्प कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं इसके प्रोप्रियोसेप्शन के लिए, मतलब आप उसकी हेल्प करते हैं। टेप क्या करता है, उसकी हेल्प कर रहा है कि आपने अलाइनमेंट की, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसके प्रॉपर सिग्नल जाएं। ठीक है, ये आपको पता चला कि एक तो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ये हुआ कि टू एनहेंस द प्रोप्रियोसेप्शन, टू फैसिलिटेट द प्रोप्रियोसेप्शन। अच्छा, दूसरा जो है इसका है कि टू डिक्रीज द फटीग। अच्छा, अब फटीग को, अब आप सोचें कि एक टेप जो है वो कैसे डिक्रीज करती है फटीग को, सोचने की बात है ना, दिमाग से अगर सोचा जाए तो इंसान कहता है टेप तो एक टेप का टुकड़ा है और वो किस तरह से आपकी फटीग को कम करेगा, है ना। देखें, आप इसके लिए एक सिंपल मिसाल मैं आपको समझाऊं।
آپ ہیں, آپ ایک ہیلدی پرسن ہے, ایک ہیلدی ایتھلیٹ ہے, آپ نے کیا کرا, اس کو 10 دفعہ سیڑھی سے چڑھایا اتارا, سیڑھی چڑھا اترا, آنے کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ اپنی گاڑی بھی واش کی, آنے کے بعد اس نے اپنے گھر کے اور بھی کام کیے ہیں, بازار بھی گیا, تو 10 دفعہ سیڑھی چڑھا, اتنا ہیلدی اسٹرانگ پرسن تھا, لیکن ڈیو ٹو مس یوز, ڈس یوز, ریپیٹڈ یوز, تو کیا ہوگا, وہ بندہ تھک جائے گا. جب بندہ تھک جائے گا تو تھکنے کے بعد کیا ہوتا ہے, درد ہوتا ہے نا باڈی میں, تھک جاتا ہے, فٹیگ ہوتا ہے, فٹیگ کے بعد پین ہوتا ہے, پین اگر ہوتا ہے تو کیا فنکشنل ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے نا, آپ کام نہیں کر پاتے ہو. تو جب فنکشنل ڈسیبلٹی ہوتی ہے اور انسان کوئی کام نہیں کر سکتا, کمزور ہو جاتا ہے یا بیمار ہوتا ہے, اگر کوئی دوسرا آدمی اس کا ہاتھ پکڑ لے یا کوئی سپورٹ ہو جائے اس کو کسی کرچز سے, واکر سے, یا کوئی دوسرا پرسن, تو وہ اپنا ایزیلی اپنا واش روم بھی چلا جائے گا, ایزیلی سیڑھی بھی اتر لے گا. یعنی آپ نے اس کو سپورٹ دے دی نا, جب آپ نے سپورٹ دے دی تو ایک کمزور, ایک مطلب بیمار آدمی بھی جو ہے وہ اس کی ہیلپ سے اپنا فنکشن کر سکے گا, پرفارم کر سکے گا. اسی طرح سے کیا ہے, اٹ ڈیکریز دا فٹیگ. تو جب ہم ٹیپ کو اپلائی کرتے ہیں اس حصے پر جو حصہ انجرڈ ہے یا جو حصہ ڈیمیج ہے, ڈیو ٹو اسپورٹس انجریز, ڈیو ٹو مس یوز, ڈیو ٹو ڈس یوز, ریپیٹڈ یوز, کیونکہ ہم ایب نارمل یوز کر رہے ہیں, اس کا غلط یوز کر رہے ہیں, وہ ڈیمیج ہو گیا وہ حصہ. تو آپ نے کیا کرا, اب آپ نے اس ڈیمیج حصے پہ, سپوز یہ حصہ ڈیمیج ہو گیا یا آپ کے ٹیشوز ڈیمیج ہیں, آپ نے یہاں ٹیپ لگا دی, ٹیپنگ کر دی نا آپ نے کیا کرا, اس کو اسسٹنس دے دی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی چیز اگر تھک گئی, کوئی چیز گر گئی, کوئی کمزور ہو گیا, اگر آپ اس کو سہارا دے دیں تو وہ ایزیلی اپنا ورک پرفارم کر سکتا ہے, بجائے اس کے ساتھ کہ وہ بیمار بھی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ کے ٹیشوز ڈیمیج ہو گئے اسپورٹس انجری میں یا کسی بھی ڈیزیز میں, ہم نے ٹیپ لگائی, تو ٹیپ لگانے سے کیا کرا, ہم نے اس کو سہارا دے دیا, سپورٹ دے دی. جب ہم نے اس کو سہارا دے دیا تو جو مسل, اب جیسے یہ فلیکشن کر رہا ہے, ہم نے اس کو سہارا دے دیا تو سپورٹیو موومنٹ ہونے لگی. یعنی کہ اگر وہ موو تو کر رہا ہے لیکن اس کی آدھی موومنٹ اس کی سپورٹ کی وجہ سے اس کی انرجی کم استعمال ہوئی. تو اس طرح سے اس کی فٹیگ جو ہے وہ کم ہوگی, اس کا کام کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے وہ کم ہو جائے گی. تو آپ کو سمجھ آئی کہ اٹ ریڈیوسز دا فٹیگ, اس طرح سے یہ فٹیگ کو ریڈیوس کرتا ہے, کیونکہ جب ہم اس کو ٹیپ کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ ٹیپ کیا کرتی ہے, اس کو سپورٹ کرتی ہے, اس ایریا کو سپورٹ کر کے ریدمیکل موومنٹ دیتی ہے. اس کی جو انرجی ہے, کام کرنے کی جو اس کی انرجی ہے, وہ اس کی ہاف ہو جاتی ہے. تو اس طرح اس کی جو ہے فٹیگ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. فٹیگ جب کم ہوگی تو پین کم ہوگا اور اس کی فنکشنل ڈسیبلٹی بھی کم ہوگی. سمجھ آیا نا ابھی اس طرح سے. اچھا, تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے اس کی کہ اٹ فیسیلیٹیٹ دا لمفیٹک ڈرینیج. بڑے مشکل ورڈس ہیں اور آپ لوگوں کو یہ ورڈس آپ کو پتہ ہونے چاہیے. لمفیٹک, اٹ فیسیلیٹیٹ دا لمفیٹک ڈرینیج. اب آپ بات کرتے ہیں لمفیٹک ڈرینیج. اب آپ کے پاس ایک ورڈ آ گیا, اٹ فیسیلیٹیٹ دا لمفیٹک ڈرینیج. اب آپ اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں, لمفیٹک ڈرینیج کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہے وٹ از لمفیٹک ڈرینیج. نارملی سب کو پتہ ہے کیا, یہ ہمارا ڈرینیج سسٹم ہے, ہمارا امیون سسٹم ہے, یہی ہے, پتہ ہے نا آپ کو. میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں ریکال کرنے کے لیے اچھے سے. دیکھیں, لمفیٹک سسٹم جو ہے وہ ہمارا ڈرینیج سسٹم ہے. ڈرینیج سسٹم, اور یہ ون وے سسٹم ہے, اس میں وال نہیں ہوتے. اگر آپ دیکھیں تو آرٹریز, وینز اور بلڈ اور یہ لمفیٹک ویسل, یہ تینوں جو ہے نا وہ ایسے پیرالل چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تینوں پیرالل باڈی میں چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں, یہ ون وے ٹو ورڈز دا ہارٹ ہوتا ہے. لمفیٹک جو ہمارا سسٹم ہے فلوئڈ کا, ڈرینیج سسٹم ہے, یہ ٹو ورڈز دا ہارٹ چل رہا ہوتا ہے اور بہت سلو ہوتا ہے کمپیریٹیولی. اور ہمارے بلڈ فلوز کے جیسے آکسیجنیٹڈ, ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے, یہ سارا جو موو کر رہے ہوتے ہیں اس کے کمپیریزن میں اس کی موومنٹ سلو ہوتی ہے. اچھا, لمفیٹک سسٹم جو ہے اس کے اپنے اس کے آرگنز ہیں, جیسے کہ لمفیٹک آرگنز, کچھ گلینڈز ہوتے ہیں, لمفیٹک نوڈز ہوتی ہیں, لمفیٹک ویسلز ہوتے ہیں. اچھا, لمفیٹک نوڈز کیا ہوتی ہیں, جیسے آپ نے چھنی دیکھی ہے نا, چھنی جس میں سے چائے چھانتے ہیں, اسی طرح لمفیٹک نوڈز جو ہیں وہ چھنی کا کام کرتی ہیں. اور اس میں سے ساری چیزیں فلٹر ہوتی ہیں اور وہ فلوئڈ پیوریفائی ہو کے ٹو ورڈز دا ہارٹ جاتا ہے, اور ہارٹ میں جانے کے بعد یہ دوبارہ بلڈ سرکولیشن میں آتا ہے. اچھا, اب آپ یہ سوچیں کہ یہ لمفیٹک فلوئڈ آتا کہاں سے ہے. آگے تو ہم بات کریں گے ٹیپنگ کی, پہلے ہمیں پتہ تو ہو کہ لمفیٹک سسٹم اور لمفیٹک فلوئڈ ہے کیا, اس کو فیسیلیٹیٹ آپ کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں,
इसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट की पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, हार्ट की पावरफुल जब कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो ब्लड जो है वो एओर्टा वगैरह में जाता है, लेकिन कुछ ब्लड इतनी पावरफुल उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है वो लीकिंग हो जाती है, हार्ट से उसकी लीकिंग हो जाती है, कहाँ पे, कैपिलरीज में, इंटरस्टिशियल, और वहाँ पर यही ब्लड जो है वो कहलाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वहाँ पे जाके इसी ब्लड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब आता है यहाँ पर इनके वेसल्स में, तो क्या है, इसके अंदर अब एक चीज़ लीक हो गई तो वहाँ टिश्यूज़ में क्या क्या, वहाँ टॉक्सिन्स भी होते हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स भी होती हैं, प्रोटीन नहीं होती, ये बात आप जहन में रखें, उसमें प्रोटीन नहीं होती। तो ये क्या है कि ये फ्लूइड जो है इन सब चीज़ों का मिक्सचर बन जाता है ना। अब ये जो इम्प्योर ब्लड समझ लें, इम्प्योर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अब ये कहता है लिम्फेटिक, इसे कहते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड होता है। ये क्या कहता है, लिम्फेटिक वेसल में से होता हुआ लिम्फ नोड में से पास होता है, लिम्फ नोड में से पास होने के बाद वहाँ पे छन्नी की तरह छनता है, और उसके बाद प्यूरिफाई होके ये हार्ट की तरफ जाता है, और दोबारा, मतलब हार्ट में तो साफ चीज़ जाएगी ना, अगर उसमें टॉक्सिन्स चले गए, उसमें बैक्टीरिया चले गए, इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स चली गई, तो क्या हार्ट में, आपको पता है हार्ट में ब्लॉकेज हो, हार्ट फेलियर, क्या क्या कुछ हो सकता है। तो ये पूरा हमारा फिल्टर करके, लिम्फ नोड फिल्टर करके इस फ्लूइड को, उस ब्लड को जो लीक हो जाता है पंपिंग में, उसको रीयूज करते हैं, रिसाइकल करता है। अंडरस्टैंड? अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, अब होता क्या है, जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट, अब जैसे आपकी टिश्यू डैमेज हुए या कोई इन्फ्लेमेशन हो गई, तो ये जब लिम्फेटिक फ्लूइड में टिश्यूज़ में होते हैं, तो क्या है, क्योंकि ये फ्लूइड ऑलरेडी बहुत स्लो मूवमेंट होती है इसकी एज़ कम्पेयर टू द अदर फ्लूइड्स, तो ये क्या करता है, वो अब एक तो वो ऑलरेडी स्लो चल रहा है, उसके बाद उसमें इन्फ्लेमेटरी टिश्यू वहाँ पे अकोमुलेट हो गया। जब टिश्यू वहाँ पे अकोमुलेट हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि इतना फ्लूइड हो जाता है कि वो एरिया जो है, वो लिम्फेटिक वेसल्स उस फ्लूइड को मैनेज नहीं कर पाते उस तेज़ी से, क्योंकि एक चीज़ फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया तो वो और स्लो हो जाता है। जब फ्लूइड वहाँ से, क्योंकि उसके लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट जमा हो गई, तो इसका ड्रेनेज और स्लो हो जाता है। इस ड्रेनेज स्लो होने की वजह से आपकी स्वेलिंग हो जाती है, एडीमा हो जाता है, ये रीज़न होती है आपकी स्वेलिंग की, जब भी कोई भी आपके टिश्यूज डैमेज होते हैं। अब जब हम टेपिंग को अप्लाई करते हैं, अब आप टेपिंग का, इसकी एप्लीकेशन देखें, जब हम टेप अप्लाई करते हैं तो टेप अप्लाई करने से क्या होता है, ब्लड ज़ाहिर है टेप अप्लाई करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, तो क्या, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन ऑफ हीट भी होती है, उससे क्या होता है, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये डायलेट हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, डायलेट होते हैं, और वो जो इन्फ्लेमेटरी टिश्यू जो अकोमुलेट हुआ होता है, जो जगह रोक रहा होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड की मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो वो वहाँ स्वेलिंग कर देता है, तो वो आगे पास हो जाता है। ठीक है ना, प्रेशर से अगर कोई चीज़ जाएगी, आपने अगर कोई चीज़ देखे ना, फ्लश करनी, पानी फेंकना है, तो क्या करते हैं, तेज़ी से पानी पाइप से डालते हैं ना, तो वो आगे चीज़ फ्लो हो जाती है। इसी तरह से जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज तेज़ होता है, क्योंकि जब हम टेप अप्लाई करते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती है, सर्कुलेशन के साथ क्या होता है, ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट जमा होती है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन स्लो होती है, तो वो आगे वॉश आउट हो जाती है। जब वॉश आउट होती है तो एडीमा कम हो जाता है। तो इस तरह से क्या करता है कि ये टेप लगाने की वजह से ये फैसिलिटेट कर देता है लिम्फेटिक ड्रेनेज को। जब लिम्फेटिक ड्रेनेज, अब इसके साथ ही आगे आप अपने दिमाग से इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। एक तो ये कि अगर इसको एक बार हमने टेपिंग की तो ये क्या करेगा, ये फैसिलिटेट कर देगा किसको, लिम्फेटिक ड्रेनेज को, और जब लिम्फेटिक ड्रेनेज फैसिलिटेट करेगा तो ये क्या कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कर देगा। और थर्ड, उसके बाद क्या करते हैं, इसका अगला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, इट रिड्यूसेस द पेन। अब ये रिड्यूसेस द पेन टू प्रमोट द हीलिंग प्रोसेस। अब हीलिंग प्रोसेस को कैसे प्रमोट करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी मैंने आपको बताया, जब हम टेप अप्लाई करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है किसी भी एरिया की, तो उस एरिया में न्यूट्रिशन ज़्यादा जाती है। ब्लड जब ज़्यादा जाएगा तो ब्लड में कितने कॉन्टेंट्स हैं ब्लड के, WBCs,
وہ اینٹی بایوٹک کا کام کرتے ہیں. فیگوسائٹس ہوتے ہیں اس میں, وہ کیا کرتے ہیں, انفلیمیٹری پروڈکٹس کو کھا جاتے ہیں. فیگوسائٹوسس ہوتی ہے وہ وہاں پہ. اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بلڈ کے پاس ہیموگلوبین آتا ہے. ہیم مطلب آئرن, گلوبین پروٹین, یعنی کہ اس ایریے میں آپ کے نیوٹریشن بھی پہنچے, اس ایریے میں آپ کی اینٹی بایوٹکس بھی پہنچ گئے, فیگوسائٹس پہنچ گئے, لیمفوسائٹس پہنچتے ہیں, زیادہ سے زیادہ WBCs پہنچتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے تو وہاں زیادہ بلڈ جاتا ہے, زیادہ نیوٹریشن جاتی ہے, زیادہ لیمفوسائٹ WBCs جاتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے, انفلیمیشن کو سبسائڈ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہیلنگ پروسیس کو تیز کر دیتے ہیں. جب آپ کی بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے, ہیلنگ پروسیس امپروو ہوتا ہے, تو کیا ہوگا, آپ کی سویلنگ کم ہوگی. ڈیکریز دا سویلنگ, اس کا اگلا فزیولوجیکل افیکٹ ہے کیا, ڈیکریزز دا سویلنگ. سویلنگ کس طرح ڈیکریز ہوتی ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا. اس کے بعد کیا, انکریز دا ہیلنگ پروسیس, وہ آپ کو پتہ چل گیا کس طرح سے ہیلنگ پروسیس کو انکریز کرتا ہے. اب جب اس کی بلڈ سرکولیشن امپروو ہوگی تو کیا, مسل اسپیزم کم ہوگا. مسل اسپیزم کم ہوگا تو آپ کا پین کم ہو جائے گا. تو یہ وہ سارے فزیولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں جو ہم ٹیپ کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہمیں ریلیف دیتی ہے. اب یہ جب آپ اس کے فزیولوجیکل ایفیکٹس کو پراپرلی پڑھ لیں گے, پراپرلی سمجھ لیں گے, تو اب آپ کے لیے اس کی اپلیکیشن کوئی معنی نہیں رکھتی, بہت ایزی ہے. آپ کوئکلی آپ ایسے کر کے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو وجہ پتہ ہونی چاہیے نا کیا کیا کرتی ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے اب جو سب سے اہم چیز ہے وہ جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس کی کنٹرا انڈیکیشنز کیا ہے, کہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں آپ ٹیپنگ کو استعمال نہیں کرنا, جس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. کنٹرا انڈیکیٹڈ کا مطلب ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا, اس کے استعمال سے ان چیزوں میں نقصان ہو سکتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے کنڈیشن, آپ اتنے حیران ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں تو جسٹ ایک ٹیپنگ سیکھتے ہیں اور آپ اپلائی کر دیتے ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس ٹیپنگ کے کیا کیا کنٹرا انڈیکیشن ہے, اور کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی, کیونکہ وہ بس وہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ ایسا کیا, ٹیپ تو ایک ایکسٹرنل چیز ہے, اس کو ہم اپلائی کریں گے تو اس کے کنٹرا انڈیکیشن کیا ہوں گی, کیا وہ نقصان دے گا. یہی ہماری بے وقوفیاں ہیں, اسی وجہ سے ہم وہیں کے وہیں پھنس جاتے ہیں جہاں پہ ہم چلتے ہیں. اچھا دیکھیں, اس کے بعد جو ہے وہ ہے کہ اس کے سب سے پہلا جو اس کا جو کنٹرا انڈیکیشن ہے وہ ہے میلیگنینسی. میلیگنینسی سمجھتے ہیں, کینسر. اچھا, میٹاسٹیسس, وہ کینسر جو ایک جگہ ہے لیکن لمفیٹک ڈرینیج کی وجہ سے دوسری جگہ پہنچ گیا, میٹاسٹیسس اسے کہتے ہیں نا. اچھا, تو اس میں کیا ہے کہ اگر, کیونکہ اب ہم ٹیپ جب اپلائی کرتے ہیں تو ٹیپ اپلائی کرنے سے کیا ہوتا ہے, بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے. جب بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے تو تمام سیل میں نیوٹریشن امپروو ہوتی ہیں, اس ایریا کی نیوٹریشنز امپروو ہوتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ٹیپ اپلائی کرتے ہیں تو اس ایریا کی نیوٹریشن, بلڈ سپلائی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. تو اگر وہاں پہ کینسیریس ٹیشوز ہے, کینسیرین کارسینوما کے سیلز موجود ہیں, تو ان کو بھی نیوٹریشن جائے گی اور وہ بھی جو ہے ان کی گروتھ جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے. سمجھ آئی؟ کیونکہ دیکھیں کیمو تھراپی میں ہم کیا کرتے ہیں, کیمو تھراپی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہم جو ہے سیلز کو ڈسٹرائے کر رہے ہوتے ہیں نا, جو کینسر سیلز ہوتے ہیں اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں نا. تو ایک دفعہ جب ہم کیمو تھراپی دیتے ہیں یا ریڈیشن دیتے ہیں, ایک کالونی کو ڈسٹرائے کرتے ہیں, اس کے بعد وہ سکڑتی جاتی ہے, آخر میں جو ہے جب وہ سکڑ جاتی ہے تو پھر اس کو ریڈیو تھراپی سے ڈسٹرائے کر دیتے ہیں, یعنی اس کو سکیڑ دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کنڈیشن میں, اگر ہم پیشنٹ کو, ایکٹیو کنڈیشن ہے کسی بھی میلیگنینسی کی, اور ہم نے اس پہ ٹیپ اپلائی کر دی, اگر سپوز اس ایریے میں جو ہے وہ ہم نے نیوٹریشن سپلائی کر دی, وہ سیلز جو ڈیڈ ہو رہے ہیں وہ اس کو نیوٹریشن ملی تو وہ ایگریویٹ ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہی, یہ ریسرچ بیسڈ چیزیں ہیں, یہ وہ ریسرچز ہیں جو لوگوں نے کی اور پھر اس کو لکھا ہے. تو اب ہم بات ہے اگلا جو ہے وہ ہے, اگلا تو بہت خیر اتنا خطرناک نہیں ہے, یہ سب سے زیادہ, اور ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں جب ٹیپ اپلائی کرتے ہیں. سیکنڈ جو ہے اوپن وونڈ. اب اوپن وونڈ ہے, اگر آپ نے اس کے اوپر ٹیپ لگا دی تو کیا ہوگا, اوپن وونڈ ہے اس پہ ٹیپ لگا دی تو کیا اندر جو ہے وہ ہیٹ پروڈیوس ہوگی, بیکٹیریل گروتھ ہو سکتی ہے, یہی سب کچھ ہوگا نا. اگر آپ نے ایک زخم ہے, اوپر پٹی لگا دی, اندر اس کے مطلب مٹی چلی گئی, کچھ ہوا, انفیکشن ہو گیا, وائرل گروتھ بیکٹیریل گروتھ ہو گئی,
گئی تو وہ انفیکشن اور زیادہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے اگر اوپن وونڈ کے اوپر ہم لگا دیں. اور تھرڈ جو وہ پھر بتاتا ہے کہ اگر انفیکشن آلریڈی ہے کہ اس ایریے میں، اگر آپ نے اس ایریے میں ٹیپ لگا دی تو کیا ہوگا، ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، وہی فینومینا، ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، گروتھ ہو جاتی ہے، جو انفیکشیس سیلز ہیں ان کی گروتھ جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے اور سرکولیشن امپروو ہونے سے وہ انفیکشن پھیل بھی سکتا ہے. تھرڈ تو اس کا یہ. فورتھ جو ہے وہ ہے ڈی وی ڈی، ڈیپ وین تھرومبوسس. ڈی وی ٹی آپ کو جیسے اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے، ڈیپ مطلب ڈیپ وین تھرومبوسس، یعنی اگر ڈیپ وین تھرومبوسس جو ہے کہ کلاٹ اکومولیشن ہوتی ہے ہماری کوئی بھی ڈیپ وین میں، آرم کی میں یا لیگ کی میں، ٹھیک ہے. اب ایسا پیشنٹ ہے جس کو ڈی وی ٹی کا پیشنٹ ہے اور اگر آپ نے اس کو ٹیپ اپلائی کر دی، جب آپ نے اس کو ٹیپ اپلائی کری تو ٹیپ اپلائی کرنے سے کیا ہوگا، بلڈ سرکولیشن آپ کی امپروو ہوگی. جب بلڈ سرکولیشن آپ کی امپروو ہوگی تو اس سے کیا ہوگا، جو تھرومبوسس ہے، ڈیپ وین تھرومبوسس ہے، وہ ڈسلوجڈ ہو جائے گا، وہ ایمبولائے بن جائے گا. یعنی پہلے تو تھرومبوسس تھا، تھرومبوسس کہتے ہیں نا جو سیٹل ہوا ہوا ہے، جمع ہوا ہے وہاں پہ، تھرومبوسس ہوئی ہوئی ہے. ایمبولائے کہتے ہیں موویبل کو، وہی کلاٹ اگر موو ہو جائے تو اس کو ایمبولائے کہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس پہ ٹیپ اپلائی کی، بلڈ سرکولیشن امپروو ہوئی، آپ کا لمفیٹک ڈرینیج امپروو ہوا، فیسیلیٹیٹ ہوا، تو کیا ہوگا، وہ جو آپ کا کلاٹ ہے، وہ جو آپ کا تھرومبوسس ہے، وہ ڈسلوج ہو کے آپ کا آگے ایمبولائے بن جائے گا. اب وہ ایک فری ایمبولائے بن گیا تو جا کے وہ اگر لنگ میں خدا نہ خواستہ چلا گیا تو پلمونری ایمبولزم ہو جاتا ہے. اور پلمونری ایمبولزم جو ہے وہ فیٹل ہوتا ہے، آپ مر سکتا ہے انسان. تو آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، کتنا خطرناک اس کا وہ ہے. اب آپ اس کو طریقے سے سمجھ گئے نا کہ کیا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے. تو جب آپ اس چیز کو ایک کہتے نہیں ہے ڈوری کا ایک سرا آپ پکڑتے ہیں تو خود بخود وہ پوری ڈوری کھلتی جاتی ہے اور آپ کو سمجھ آتا جائے گا اس طرح سے. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈی وی ٹی میں اس کو کیوں نہیں دیتے. اچھا اس کے بعد ہے ڈیفیکٹیو اسکن سینسیشن. ڈیفیکٹیو اسکن سینسیشن کس میں ہوتی ہیں، زیادہ تر آپ کو پتہ ہے ڈائبٹیز پیشنٹ جو ہوتے ہیں، نیوروپیتھی کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں، ڈیفیکٹیو اسکن سینسیشن. اب یہ خود آپ کا سینس بھی بنتا ہے ڈیفیکٹیو اسکن سینسیشن میں. اگر آپ نے ٹیپ لگا دی، اب آپ نے ٹیپ لگا دی، اگر اس کو اندر اریٹیشن ہو رہی ہے تو اس کو نہیں پتہ چلے گا، ظاہر سینسیشن ڈیفیکٹیو ہے. اگر آپ نے اس کو ٹائٹ لگا دی تو بھی اس کو نہیں پتہ چلے گا. اگر اس کے اندر الرجک ہو رہی ہے تو بھی پیشنٹ جج نہیں کر پائے گا. تو اس لیے کیا ہوتا ہے، الرجک کنڈیشن جو ہیں وہ ڈیٹوریٹ ہو جاتی ہیں اس کو اپلائی کرنے سے ان لوگوں پر جن کی اسکن سینسیشن ڈیفیکٹیو ہو. اچھا اس کے بعد ہے ایلڈرلی پرسن. اگر بوڑھے لوگ ہوں، جیسے بوڑھے لوگوں میں آپ کو پتہ ہے اسکن تھننگ ہو جاتی ہے، سب کو پتہ ہے، اور جو مطلب جنہوں نے پڑھا ہے ان کو تو پتہ ہے، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو بھی پتہ ہے بوڑھے لوگوں کی اسکن جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے نا. تو جب ہم ٹیپنگ کرتے ہیں تو ٹیپنگ میں کیا ہوتا ہے، اسٹریچ کر کے لگاتے ہیں. جب ہم اسٹریچ کر کے لگاتے ہیں، وہ تھن اسکن ہے تو بریک ہو سکتا ہے نا اسکن کا، مطلب اسکن میں کوئی وہ کھنچ جائے گی، چوٹ، اس کو اسکریچ آ جائے گا تو کیا ہے وہ بھی آپ کے لیے خطرناک ہے. اچھا اس کے علاوہ ہے ایک جو لیٹسٹ، سوری میرا اصل میں نا طبیعت سے، اچھا اس کے بعد جو ہے جو اب لیٹسٹ ریسرچ کہتی ہے، ایک دیکھیں ہمارے یہاں کی ڈیٹیل میں ہم چیزوں کو نہیں دیکھتے یا ہم اتنا کانسنٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے. وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بھی ٹیپنگ نہیں کرتے جن کی لمف نوڈ ریموو ہوئی ہوئی ہوں. لمف نوڈ ریموو ہوئی ہوئی ہو نا جن کی، زیادہ تر کن کی ریموو ہوتی ہیں آپ کو سب کو پتہ ہے، کینسر پیشنٹس کی ریموو ہوتی ہیں، اور بھی کچھ کنڈیشنز ہیں لمفوما وغیرہ اس میں ہوتی ہے. اچھا اب کیونکہ آپ کو فزیولوجیکل ایفیکٹ اچھے سے پتہ چلے، آپ کو پتہ چلا لمف نوڈ کیا ہوتی ہیں، لمف نوڈ کا فنکشن کیا ہے. اب آپ کو میرا خیال عام آدمی کو اگر بتائے نا تو اس کو پورا بڑا پریشان ہو جائے گا، لیکن آپ لوگوں نے اب جو یہ سیشن لیا ہے آپ کو یہ اندازہ ہے کہ لمف نوڈ کیا ہوتی ہیں، لمف نوڈ کا فنکشن کیا ہے، وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو کیا ہے، جن لوگوں کا لمف نوڈ ریموو ہو گیا ہے، اسپیشلی آپ کا کوئی کارسینوما ہے، لمفوما ہے، جو بھی آپ کی پرابلم ہے اس میں کسی وجہ سے لمف جن کی ریموو ہو گئی، ان کو آپ نے ٹیپ اگر اپلائی کی تو کیا ہوگا،
टेप अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो इम्प्रूव होगा, वो ना तेज़ होगा उसकी सर्कुलेशन। और जब सर्कुलेशन तेज़ होगी तो जो उसमें टॉक्सिन्स हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हैं, वो तेज़ी से जाएंगी, है ना, तेज़ी से। और उसकी लिम्फ नोड नहीं है, लिम्फ नोड का काम छन्नी का काम है कि वो छानता है उन टॉक्सिन्स को, इम्प्योरिटीज़ को, ताकि वो हार्ट तक ना पहुँचे। फिर ये जब फिल्टर होता है तो हार्ट से दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में आता है। तो क्या है, अगर आपकी लिम्फ नोड नहीं होगी तो ये खतरा है कि कोई भी टॉक्सिन्स या कोई भी ऐसी चीज़ें जो है अगर एकदम से, क्योंकि वैसे तो लिम्फेटिक सिस्टम स्लो स्लो मूव कर रहा होता है, उसके डिफरेंट उसके जो है पार्ट्स हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, जो ये अगर एक चीज़ डिस्टर्ब है तो दूसरी चीज़ काम, तो वो एक स्लो उससे जा रहा होता है। लेकिन जब आपने टेप लगा दी तो आपने सर्कुलेशन तेज़ कर दी ना, तो वो फंक्शन जो उसका ऑलरेडी डिस्टर्ब है लिम्फ नोड की वजह से, वो तो अपना एक प्रॉपर तरीके से कर रहा है, स्लो स्लो जैसे भी करके। लेकिन अगर आपने उसको एक्सेलरेट, आपने तेज़ कर दिया, मूवमेंट को तेज़ कर दिया, तो क्या है, तो वो प्रॉपर पहले वो मैनेज नहीं कर पा रहा, तो दोबारा आपने जो है उसको मिसमैनेज कर दी, तो आपको नुकसान हो सकता है। ये इसकी कॉज है। अच्छा, दूसरा जो है वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ये है कि आपको पता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किसे कहते हैं, नाम से पता चलता है। कंजेस्टिव का मतलब बहुत ज़्यादा ना, कंजेस्टेड, बहुत भरा हुआ। हार्ट फेलियर, इसमें क्या होता है, आप जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किसको कहते हैं, आपको अंदाज़ा है कि ये पंपिंग एक्शन जो है, या मसल्स ऑफ हार्ट जब वीक हो जाते हैं, पंपिंग एक्शन जो है वो हार्ट का डिफेक्टिव हो जाता है, तो क्या होता है कि आपका फ्लूइड यानी प्रॉपरली ब्लड वो आगे पंप नहीं कर पाता ना हार्ट, तो जाहिर सी बात है, अब एक चीज़ है वो आगे उसके जो आउटपुट है वो उसकी कम है, तो वो जो बन रही है प्रोडक्ट, लेकिन पीछे से और आगे से उसको जो उसने आउटपुट है वो उसकी कम है, तो क्या वो वहाँ पे जमा हो जाता है फ्लूइड, हार्ट के ऊपर प्रेशर होता है, बहुत फ्लूइड होता है, उसे कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अब अगर आपने टेपिंग कर दी, आपने लिम्फेटिक ड्रेनेज को एक्सेलरेट कर दिया, क्या हुआ, पहले ही वो फ्लूइड को जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, और ज़्यादा फ्लूइड हार्ट के अराउंड हो जाएगा, तो आपको हार्ट फेलियर का खतरा है। अंडरस्टैंड। अब आप ये देखें कि ये वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, एक टेप लगाने से हमारे बॉडी पे कितने इफ़ेक्ट्स आते हैं, और कितनी चीज़ें हैं आप देखें जिसकी वजह से हमें इसमें एहतियात करने की ज़रूरत होती है। अब हम कहते हैं इनोवेशन है, हमने देखा टेप लगाते हुए, हमने यूट्यूब खोली और उसमें हमने देख लिया कि जी टेपिंग कैसे हो रही है, टेनिस एल्बो की कैसे टेपिंग हो रही है, इसकी आर्थराइटिस की क्या, और हम शुरू हो गए टेप लेकर। खैर, आगे आगे टॉपिक कंप्लीट कर लें फिर बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें डिफरेंट इसके टाइप्स हैं एप्लीकेशन के। अब जब हम इसको अप्लाई करते हैं, इसमें जो है एक सबसे पहला जो इसकी शेप होती है वो होती है ये वाई शेप है ना, ये वाई बनी है ना नीचे वाई। तो वाई शेप में क्या होता है, जब हमने मसल को सराउंड, ये जो हमारी वाई है ये मसल को सराउंड कर देती है, जो टारगेटेड मसल है, जो टारगेट वाला मसल है, जिसको जो इंजर्ड है, हम उसको सपोर्ट देने के लिए वाई शेप में कर देते हैं। ठीक है, ये हो गई। सेकेंड जो है वो है आई शेप यानी स्ट्रेट। अब जैसे मैंने इसको अलाइनमेंट में, अब ये जैसे यू टेढ़ा हो गया ना, तो मैंने अलाइनमेंट देने के लिए इसको, ये टेढ़ा है मसल, तो अलाइनमेंट देने के लिए मैंने इसको ऐसे यहाँ लगाया, स्टिच करके इसको स्ट्रेट कर दिया। इसकी अलाइनमेंट के लिए जो होता है वो आई शेप में होता है। अच्छा, तीसरा है एक्स शेप। एक्स शेप में जो इसकी एप्लीकेशन, ऐसे एक्स शेप में अगर हमें ओरिजिन और इंसर्शन दोनों को सपोर्ट देनी है किसी भी मसल के, ओरिजिन और इंसर्शन, स्पेशली रम्बोडियस मसल जो है हमारे जो शोल्डर पे, अगर उसमें स्ट्रेच हो जाता है तो उसकी ओरिजिन और इंसर्शन दोनों को सपोर्ट देने के लिए एक्स शेप में करते हैं। उसके बाद फोर्थ जो है वो है आपका वेब या फैन शेप। वेब ऐसे होगा, अब जैसे ये बिल्कुल वेब बना हुआ है ना, ये वेब, ये चारों उंगलियां, ये तो ऐसे काट के ऊपर चारों उसके पीस में ऐसे कर देते हैं। अब उसमें ये वेब जो है ना, ये तो मसल पे अटैच हो गया यूँ, और ये जो वेब्स है ना, ये हम देते हैं अडीमा पे। अडीमा है तो हमने चारों तरफ जो है अडीमा के इसको यूँ करके चिपका देते हैं, और हम सपोर्ट दे देते हैं अडीमा पे। अडीमा पे सपोर्ट क्यों देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं हम लिम्फेटिक ड्रेनेज, ताकि उसकी जो है वो स्वेलिंग कम हो जाए। इसी तरह से डोनट, गोल शक्ल का, तो उसमें जैसे स्वेलिंग, बीच में जो स्वेलिंग है ना, हमने उस स्वेलिंग को खोल देते हैं और सराउंडिंग में उसके टेपिंग कर देते हैं। तो ये आपको पता है ये क्यों करते हैं, आप पता चल गया आपको लिम्फेटिक सिस्टम को ड्रेनेज स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम स्लो हो जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्यों स्लो होता है, कोई भी अकोमुलेट हो जाती है इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट लिम्फेटिक वेसल्स में, तो वो फ्लूइड को आगे जो है वो बहुत स्लो जो है वो मूव करता है, तो उस जगह कलेक्शन हो जाती है फ्लूइड की, और जब फ्लूइड की कलेक्शन हो जाती है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग होती है, मसल स्पैज़्म बढ़ता है, मसल स्पैज़्म बढ़ता है तो आपको पेन
होता है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बन गया हमारा। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ टेपिंग। अच्छा, मैं ज़बानी लेक्चर देती हूँ मैं, तो कुछ चीज़ें मैं कभी कभी सोचती हूँ कोई मिस ना हो जाए, तो वो जो दिमाग में एक पूरा मेरा बना होता है, तो वो उसी हिसाब से मैं दे रही होती हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है मैं आपको बता रही थी इसकी क्या कहते हैं, अच्छा, हमने ये बता दी कि इसकी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन हो गई। फिर जो है आपको टाइप्स ऑफ टेपिंग पता होनी चाहिए, कितनी टाइप की टेप्स आती हैं। एक तो आती है रिजिड टेप। रिजिड टेप या इसको एथलीट टेप कहते हैं। एथलीट टेप इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो है वो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड कर देती है, और मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड करके ये क्या करती है, आपकी मूवमेंट को रोक देती है, इट प्रिवेंट द फर्दर इंजरी। और जब हम ये अप्लाई करते हैं, जैसे अगर कोई भी एथलीट है, ताकि वो अपना गेम के में उसको चोट लग गई तो वो अपना गेम कंप्लीट कर सके, हम उसको वो अप्लाई कर देते हैं टाइटली करके, ताकि उसके मसल्स जो है उनको अलाइनमेंट में आ जाए, उनको सपोर्ट मिल जाए और उनकी फर्दर टिश्यूज इंजर्ड ना हो। यानी टाइट करके आपने बांध दिया ना, आपने उस मसल को डिलोड कर दिया, बिल्कुल वो काम नहीं कर रहा, सपोर्ट फुल दे दी, तो ये है, ये कहलाती है एथलीट टेप। और ये वक्ती तौर पे दी जाती है जब, ताकि वो अपना स्पोर्ट्स का अपना गेम कंप्लीट करके आ जाए। सेकंड जो होती है वो है सेमी रिजिड। सेमी रिजिड बट नॉन इलास्टिक, और ये इलास्टिक नहीं होती, ये री एजुकेशन के लिए होती है इस्तेमाल, न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन आप समझते हैं ना, मसल ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं। थर्ड जो है वो जो आप लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है काइनेसोलॉजी टेप। काइनेसोलॉजिकल टेप जो है, या के टेप आप इसे भी कहते हैं, तो एक्चुअली के टेप या काइनेसोलॉजी टेप जो है उसको क्या है, ये जो है एक तो ये इट प्रोवाइड स्मूथ मूवमेंट, और ये मूवमेंट को रोकती नहीं है, इट गिव स्मूथ मूवमेंट्स होती हैं आपकी, सपोर्ट करती है, स्मूथ मूवमेंट देती है। इसके अलावा जो है इलास्टिक होती है, इलास्टिक होगी तो ऑफ कोर्स मूवमेंट को नहीं रोकेगी। और दूसरा जो है ये लेस एलर्जिक होती है, एलर्जी नहीं होती इसमें। क्यों एलर्जिक कंडीशन नहीं होती इसमें, इसकी वजह ये होती है कि ये जो है प्योरली 100% कॉटन की होती है और लेटेक्स फ्री होती है। लेटेक्स कहते हैं, आपने सुना होगा रबड़ जो होती है, नॉर्मली जो हमारे जितने भी सर्जिकल ग्लव्स बनते हैं या सर्जिकल जो हमारे आइटम्स बनते हैं उनमें लेटेक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेटेक्स फ्री होती है, यानी इसमें वो आर्टिफिशियल जो है रबर नहीं होती, तो इसलिए उसका जो है कोई भी ऐसा इसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और मोस्टली जो है ये समझा जाता है कि ये लेस एलर्जिक को होती है। और उसके बाद जो है हम और कौन सा कुछ रह तो नहीं गया इसमें, ठीक ठीक ठीक, बस यही है इसमें। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये इसकी, अब आपको अंदाज़ा हो गया कि टेपिंग ये होती है, 3 टाइप की आपको टेपिंग का बता दिया। अच्छा, इसके बाद अक्सर लोग जो सवाल करते हैं, या हमारे स्टूडेंट्स भी कभी कभी सवाल करते हैं, आप लोगों को भी आना चाहिए कि हम इतना तकड़ क्यों करते हैं कि हम जी के टेप ख़रीदें और फिर हम इसमें ब्रेसिस क्यों नहीं यूज़ कर सकते। आपने देखा है लोग तो आजकल शैटिक पेन के लिए भी जो है वो टेपिंग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उसमें थोड़ा सा एक चीज़ ये होती है कि जो ब्रेसिस होती हैं, ब्रेसेस जैसे आपने देखा होगा कि हम यूज़ करते हैं, नी सपोर्टर यूज़ करते हैं, लंबोसेक्रल बेल्ट यूज़ करते हैं, सबने की है, सबको पता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम ना लेस जो है वो हमें टेक्निक्स रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब उसमें टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम टेपिंग करते हैं तो टेपिंग में एक टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत होती है कि वो टेपिंग करे। तो फ़र्क मैं आपको बता रही हूँ कि टेपिंग में और ब्रेसेस में क्या फ़र्क होता है। एक तो ब्रेसेस में आपको किसी भी टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती, लेस टेक्निकल पर्सन जो है रिक्वायर्ड होता है, कोई आदमी खुद से भी लगा लेता है। और टेपिंग जो है उसके लिए आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जिसको पूरे की पूरी नॉलेज हो टेप लगाने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि ब्रेसेस और स्प्लिंट जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं, वो रीयूज़ कर सकते हैं, जबकि टेपिंग जो है अगर आपने एक दफ़ा उतार दी तो उसको दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड जो है, अच्छा अब जो ब्रेसेस का जो एक वो है, एक जो अच्छी चीज़ नहीं है वो ये कि वो ये हैवी होती है। एक इसमें मुझे डिसएडवांटेज लगता है कि हैवी होती है, इसको कैरी करना मुश्किल होता है और इतनी मतलब बड़ी बड़ी सी लगती है। लेकिन टेपिंग जो है वो लाइट वेट होती है। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है, ब्रेसेस में एक चीज़ फ़ायदेमंद ये होती है कि ब्रेसेस जो है वो इकनॉमिकल होती है। वो इकनॉमिकल होती है क्योंकि
یہ جو ہم ٹیپنگ یوز کرتے ہیں، کے ٹیپ کی جو بات کرتے ہیں، آپ سب کو شاید پتہ ہو، جن کو نہیں پتہ یہ بہت ایکسپینسو پڑتی ہے، کیونکہ 1400 یا 1500 ایک رول ملتا ہے ٹیپ کا، وہ یوز ہوتا ہے، تو اٹ از مور ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو دا بریسز۔ اچھا، اب ہم ایک جو لاسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں میکینزم، ایکچولی آپ نے فزیولوجیکل ایفیکٹ دیکھ لیے، آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی، اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھ لیے۔ اچھا، اس میں میکینزم ایکچولی میں آپ کو چھوٹا سا کر کے بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، جب ہم کہیں اس کے ٹیپ اپلائی کرتے ہیں کسی بھی انجرڈ پارٹ پہ جہاں انفلیمیشن ہوئی ہے، تو جب ہم ٹیپ اپلائی کرتے ہیں تو اسٹریچ دے کے اپلائی کرتے ہیں نا، اسٹریچ دے کے، تو جب ہم اسکن پہ ٹیپ اپلائی کرتے ہیں، ایک اسٹریچ دے کے ڈی لوڈ کرتے ہیں اس ایریا کے، تو اسکن اور ٹیشوز، اب یہ ہماری اسکن ایسے جڑ جاتی ہے نا جب کوئی انفلیمیشن، تو اسکن اور ٹیشوز میں ایک اسپیس بن جاتی ہے نا، اسپیس بن جاتی ہے اسکن اور ٹیشوز کے درمیان، تو ایک اسپیس جب بنتی ہے تو کیا وہاں پہ نیگیٹو پریشر کریٹ ہو جاتا ہے، نیگیٹو پریشر کریٹ ہو جاتا ہے، اور لمفیٹک ویسل بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے، اور لمفیٹک ویسلز جو ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو آپ کا ٹیشو ہے، ڈیمیج ٹیشو، انفلیم ٹیشو، وہ ڈسلوجڈ ہو کے آگے نکل جاتا ہے، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے، انفلیمیشن سبسائڈ ہوتی ہے، اس طرح سے مسل اسپیزم کم ہو جاتا ہے، سرکولیشن امپروو ہوتی ہے، پین کم ہو جاتا ہے، یہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس میں نیگیٹو پریشر کیوں، آپ اس سے ایک کانسیپٹ لیں کہ جیسے ہم یہاں پر جب کف باندھتے ہیں، جب ہم بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، جب کسی چیز کو ہم ٹائٹلی باندھتے ہیں وہاں پریشر کریٹ ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کوئی چیز آگے باہر نکالنی ہو ایسے، تو کیا ہے وہ پریشر سے ہم اس چیز کو آگے پمپ کرتے ہیں نا، تو جب ہم ٹیپ لگاتے ہیں تو نیگیٹو، یعنی جب ہم اس کو ٹائٹلی جہاں سے باندھ دیں گے اس ایریا میں، تو اس ایریا میں ہم ویکیوم کریٹ کر دیتے ہیں ایک طرح سے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں دیسی طریقہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے، اور وہ آگے جو ہے وہ انفلیمیٹری پروڈکٹس آگے کی طرف موو کر جاتی ہیں، یعنی ایک نیگیٹو پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے جب ہم ایک اسٹریچ دیتے ہیں، تو اسٹریچ دینے سے کیا ہے اسکن اور وہ جو ٹیشوز ہیں ان کے درمیان اسپیس بن جاتی ہے، اسپیس بنتی ہے، بلڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے، لمفیٹک ڈرینیج تیز ہوتا ہے، ظاہر ہے پہلے جڑ جاتی ہے نا انفلیمیشن کی وجہ سے، اسپیس کھلتی ہے، اور کیا کہتے ہیں نیگیٹو پریشر کی وجہ سے وہ سب کچھ ٹرین ہو جاتا ہے، سرکولیشن امپروو ہوتی ہے، ہیلنگ پروسیس امپروو ہوتا ہے، اور آپ کی جو ہے پین ریڈیوس ہو جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے اس کا فینومینا جو ہے، یہ ہے اس کی ایکچولی فزیولوجیکل ایفیکٹ، یہ ہے میکینزم آف ٹیپنگ۔ دیکھیں آپ اتنے بڑے 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 سیشن لے رہے ہوتے ہیں، اس بڑے بڑے سیشنز کے بعد جو ہے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے، اور آپ یہ سمجھے کہ ہم نے 6 گھنٹے کا سیشن لیا، ہم نے پورے ڈے کا ورک شاپ لیا، لیکن اس کے بعد آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن اگر آپ نے یہ 1 گھنٹے کا سیشن لیا اور اس سیشن میں آپ نے ٹیپنگ، جس طرح سے میں نے آپ کو ٹیپنگ بتائی ہے، اس طرح سے اگر آپ نے ٹیپنگ سیکھ لی، اسی کو ریویو کر لیا، آپ یقین کیجئے آپ کو ٹیپنگ میں کہیں پر بھی کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ جو ڈیفرنٹ پروسیجرز ہیں وہ کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم ٹیپنگ پہ ہینڈ آن جس طرح سے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، تو آپ کو ٹیپنگ میں آپ کو کوئی مات نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہے، ایکوریٹلی پتہ ہے، آپ کو یاد ہیں، آپ کی فنگر ٹپ ہے، اور آپ جب تک ٹیپنگ اپلائی نہ کریں جب تک آپ کو یہ چیزیں یاد نہ ہوں۔ دیکھیں آپ اگر اپنے آپ کو پرفیکشن تک نہیں لے کے جائیں گے، پرفیکٹ نہیں کریں گے، آپ آگے کسی کو کنوینس نہیں کر سکتے، اور دیکھیں کسی اور کو کنوینس کیا کرنا، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کنوینس کرنا ہوتا ہے نا، اپنا کانفیڈینس ہوتا ہے، اپنی سیلف جو ہے آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے، آپ خود سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے، آپ خود سے جو ہے وہ اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے کہ آپ اپنے پروفیشن سے اگر ایماندار نہیں ہیں، اپنے آپ سے ایماندار نہیں ہیں، تو آپ سوچیں، تو آپ جب خود سے ایماندار نہیں ہیں تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ اچھا کریں گے؟ کر سکتے ہیں؟ جب آپ اپنے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے، آپ اس اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے سب سے پہلے آپ کو کہا ہے کہ ایمانداری عزت نفس سب سے بڑی چیز ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، اپنی رسپیکٹ نہیں کر سکتے، تو آپ دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کرے، وہ آپ کی کریڈیبلٹی کو سمجھے؟ نہیں، پہلے آپ اپنی کریڈیبلٹی کو خود سمجھیں، خود ثابت کریں لوگوں پہ کہ آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، اور آپ کی نالج دیکھیں، نوکری، جابس یہ تو سیکنڈری چیزیں ہیں، یہ تو مل جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، جتنا رزق آپ کے نصیب میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حال میں دے گا، کوئی آپ کے رزق کو روک نہیں سکتا، کوئی آپ کی ترقی کو نہیں روک سکتا، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کے اپنے اندر کا خوف ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمیں نوکری نہیں ملے گی، ہمیں جابس نہیں ملیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
आप लोग अल्लाह पे भरोसा रखें और अपनी मेहनत जारी रखें, और मेहनत जारी रखने, और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बार-बार एक बात कहूँगी कि आप लोग जैसे पागलों की तरह दौड़ते हैं ना, कोई भी हैंड ऑन टेक्निक हो रही है, 50-50 हज़ार, लाख-लाख के आप कोर्सेज़ कर रहे होते हैं, और आप ये सोचते हैं आप हैंड हैंड ऑन टेक्निक सीख लिया आपने। हैंड ऑन टेक्निक सीखने में कोई टाइम नहीं लगता। उसमें क्या होता है, सिर्फ़ आपको, अगर आपको बेसिक्स पता है, अगर आपको उसकी, देखें अब मैनुअल थेरेपी है, टेपिंग क्या है, इट जस्ट अ टेप है, उसको लगाना है, कोई इसमें इसमें कोई भी कोई क्या कहते हैं मेडिसिन नहीं लगी होती, कोई टेक्निक नहीं होती, बस इसको सिर्फ, और वो टेक्निक सीखने में कितनी देर लगती है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, वो तो आप इजीली सीख लेते हैं। लेकिन सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है, आपको उसके बारे में पता हो, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आप लोगों को मैं बार बार कहूँगी कि अपना पैसा इतना ज़ाया ना करें इन चीज़ों में कि आपने कोर्स करना है हैंड ऑन सीखने के लिए। हैंड ऑन टेक्निक्स तो आप सीख लेंगे, वो तो हैंड ऑन टेक्निक सीखने में टाइम नहीं लगता है। टेपिंग 1 मिनट लगता है, 5 मिनट लगते हैं उसको तरीके से लगाना आपको लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उसको समझने में, उसकी बेसिक समझने में। आप पहले खुद से पढ़ें और अपना पैसा इस तरह से फजूल में ज़ाया ना करें, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, हैंड ऑन टेक्निक सीख ली, ये कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। आप प्रैक्टिकली सीखें। देखिए हम लोग, मैं इस वक्त यहाँ पे जो बैठी हुई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, हम लोग आज से 30 साल पहले, हमने कोई ऐसे ना हमने कहीं से सीखा, हमने अपनी नॉलेज से सीखा, अपनी मेहनत से सीखा, और आज अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है। आप लोग क्या समझते हैं कि ये सब करके आप लोग वेल नोन होंगे कि बड़े-बड़ी जगह का सर्टिफिकेट लेके? नहीं, आप अपनी क्रेडिबिलिटी से, मैं इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इतनी वेल नोन फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ कराची में कि मुझे नाम से डॉक्टर्स ने मेरी शक्ल नहीं देखी, वो नहीं जानते कि डॉक्टर शबाना कौन है, लेकिन वो मेरे काम से उनके पेशेंट्स का जो फ़ॉलो अप गया, आका खान जैसे बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, बड़े-बड़े न्यूरो फिजिशियन, वो मेरे नाम से पेशेंट भेजते हैं कि आप डॉक्टर शबाना के पास चले जाएँ। वो केसेस जो कि आप यकीन कीजिए अल्लाह पाक का इतना करम है, जो कि बिल्कुल जिनकी रिकवरी नहीं हो रही, तो वो डॉक्टर मेरे पास भेजता है। क्यों भेजता है? आप मैंने कोई बड़े-बड़े इदारों से जाके ये हैंड ऑन टेक्निक्स नहीं सीखी, मैंने अपने रब की मर्ज़ी से अपनी मेहनत खुद से की, क्रेडिबिलिटी अपनी साबित की लोगों के ऊपर। आप लोगों ने भी इसी तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी है कि लोग आपको शक्ल से नहीं, आपके काम से जाने, आपकी नॉलेज से आपको पहचाने। अंडरस्टैंड? और यही आपकी कामयाबी का ज़रिया है। आज मैं जो कामयाब हूँ, आज मेरे अल्लाह पाक ने जो मुझे कामयाब किया है, मेरे अल्लाह का इतना करम है कि उसने मुझे इतनी ताकत दी, उसने मुझे इतनी समझ दी कि मैं मेहनत करूँ। तकलीफ़ बहुत होती है मेहनत करने में, इंसान थकता भी है, परेशान भी होता है, इंसान है, बाज़ दफ़ा डिसहार्टेड भी होता है, बिल्कुल। लेकिन जब आपने अपने अल्लाह का हाथ पकड़ लिया, जिसने अपने रब से माँगा वो कभी किसी से नहीं माँगता, और जो दूसरों से माँगता है ना, वो हमेशा माँगता ही रहता है, और अल्लाह से नहीं माँगता, अल्लाह पे भरोसा नहीं करता, वो सारी ज़िंदगी माँगता है, उसको कभी भी तरक्की नहीं मिलती। सिर्फ़ अपने रब का हाथ पकड़ें और अब मेहनत करें, उसके दिए हुए रास्ते को, उसकी रस्सी को स्ट्रॉन्गली पकड़ें, और आप यकीन करें, आज मैं आपको यहाँ बैठ के कह रही हूँ, कल मैं हूँ या ना हूँ, ज़िंदगी और का कुछ नहीं पता, सफ़र का ज़िंदगी कितनी लंबी है, मैं हूँ या ना हूँ, मेरी जगह आप लोगों ने लेनी है, आपने मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ना है। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, दुआओं में याद रखिएगा। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन अगर कोई ऐसी बात मैंने करी हो जिससे आप लोगों की दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। और अगर ड्यूरिंग सेशन मेरे तमाम साथी, मेरे कुलीग्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स और जो सब सेशन देख रहे हैं, अगर उन्हें कहीं लगे कि मैंने कोई गलत नॉलेज दी हो या मैं कहीं पर गलत हूँ, तो वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखें, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, हर आदमी कोशिश करता है। परफेक्ट कौन है? हमारा रब है, जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, और उस पाक परवरदिगार का शुक्र है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, आप हैं हमारे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला।